Yes. Now matters raised with permission. Shri Mayank Kumar Naik. धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं आज स्कूल में बच्चों की अनिवार्य नेत्र जांच एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष नेत्र चिकित्सा अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में बच्चे बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कक्षाएं और स्मार्ट क्लासेस सिस्टम के कारण गंभीर नेत्र समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कम उम्र में चश्मा लगना, आंखों में तनाव, सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना और दीर्घकालीन दृष्टि प्रभावित होने का एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मेरा विनम्र आग्रह है कि देश के सभी स्कूलों में वार्षिक नेत्र जांच, आई चेकअप को अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल आई हेल्थ मिशन शुरू किया जाए, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा नियमित जांच हो, स्मार्ट क्लास एवं स्क्रीन उपयोग हेतु वैज्ञानिक दिशा निर्देशन हो, बच्चों और अभिभावकों के लिए जागरूकता का एक कार्यक्रम हो, ग्रामीण व सरकारी स्कूलों में विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि समय रहते बच्चों की दृष्टि का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आने वाले वर्षों में एक गंभीर समस्या सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। अंततः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय नीति बनाया जाए और बच्चों की दृष्टि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। थैंक यू सर। श्री Debasis Samantara Ray. Thank you, Chairman, sir. I want to raise a very important issue, the modernization of Cuttack railway station and a satellite railway station for Cuttack. There were originally, Cuttack was the oldest junction and every train traveling east, west, south, north, all went through Cuttack. Now the decision and Bhubaneswar railway station being developed and Barang after junction there is a separate line for Cuttack and also another line for Cuttack. The trains originating from Bhubaneswar who are going westwards and north west, they avoid Cuttack though they are bypassing through Cuttack city. So therefore a need, because it's the oldest capital, a millennium city, almost a 10 lakh population is there. I was twice member of the Legislative Assembly from Cuttack Bharavati constituency. This matter was also raised in our annual East Coast General Meet where we are members. The trains which bypass Cuttack, the passengers who are traveling on those trains have to go to Bhubaneswar and then catch the train and go through Cuttack itself. So there is an urgent need and there is a scope, there is land for a second bridge and long pending modernization of the Cuttack railway station. Being the oldest railway station, its modernization I hear is in the cards, but so far no steps have been taken. So through you, I would like to request the Honorable Railway Minister, who was the collector of Cuttack also, from Orissa, I request him to look at this point, which is very important, and I hope through you, the necessary permissions for the second satellite railway station for Cuttack is granted. Thank you, sir. Srimati Darshana Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हेपेटाइटिस ए संक्रमण से लीवर में होने वाली बीमारी की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय,
माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने देश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे आम नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं पहले से अधिक सुलभ और प्रभावी रूप से प्राप्त हो रही हैं। महोदय, आज के परिवेश में अनुचित खानपान और अनियंत्रित दिनचर्या के कारण लीवर संबंधित समस्या आम हो गई है और यह समस्या बढ़ती जा रही है। लीवर शरीर के 500 से अधिक कार्यों में भागीदार होता है। फिर भी दुख की बात है कि शरीर के इतने महत्वपूर्ण अंग को लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण दूषित भोजन और दूषित पानी के कारण होता है। आज कई लोग हेपेटाइटिस ए वायरल संक्रमण को सामान्य पीलिया की बीमारी समझकर गंभीरता से नहीं लेते हैं और अचानक लीवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण हेपेटाइटिस ए बन रहा है। एक शोध में पाया गया है कि लगभग 44% एक्यूट लीवर फेल्योर का कारण हेपेटाइटिस ए संक्रमण है। लीवर के फेल्योर होने पर बहुत कम लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट हो पाता है, जिसका कारण है आर्थिक तंगी और डोनर की कमी। महोदय, हाल ही में कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद और जयपुर के 4 बड़े अस्पतालों की तरफ से किए गए अध्ययन में डॉक्टरों ने हेपेटाइटिस ए के टीकाकरण की जरूरत भी बताई है। मौजूदा समय में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में हेपेटाइटिस ए शामिल नहीं है। हालांकि बाजार में हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि हेपेटाइटिस ए को राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे लीवर से संबंधित बीमारियों में कमी लाई जा सके। धन्यवाद। श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मुझे आपने मौका दिया है। यह विषय उन किसानों के लिए है, खास करके किसान जो हमारे देश का, हमारे राज्य का मेरुदंड है। जो मेरुदंड मतलब होता है बैकबोन। किसान जो हम सबको अनाज देता है, उनका पैदावार के वजह से हम लोग अनाज पाते हैं, हम लोग खा सकते हैं सर। वो चावल हो या रोटी हो, किसान के वजह से हम लोग पाते हैं। एमएसपी कई राज्यों में तो बढ़ गया है, हमारे राज्य में भी एमएसपी बढ़ा है, लेकिन वक्त पे मंडी नहीं लगने के कारण, वक्त पे उनका खरीदी नहीं होने के कारण किसान बहुत प्रॉब्लम में पड़ रहा है। खास करके छोटे किसान जो अपना पैदावार साथ साथ बिक्री करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्योंकि वही उनका साधन है। उसी पैसा से वो अपना परिवार को चलाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग सामान खरीदते हैं। तो छोटे किसान मंडी का इंतजार करते करते वो बाहर बेच देते हैं और कम रेट में बेचते हैं, उनको एमएसपी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश में, हमारे राज्य में, खास करके उड़ीसा में। किसान पैदावार करते हैं, आलू पैदावार करते हैं, लेकिन उनका एमएसपी अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। धान का तो कर दिया गया है, आलू का नहीं किया गया है। आलू एक बहुत बड़ा समस्या होकर मेरे राज्य उड़ीसा राज्य में है। किसान पैदावार करते हैं, लेकिन कभी वो 10 रुपये में बिक्री होता है, 12 रुपये में बिक्री होता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। ऐसा करके किसान धीरे धीरे आलू का खेती करना छोड़ चुके हैं और हमारा राज्य आलू के लिए जूझ रहा है। दूसरे राज्य पर निर्भर करता है, दूसरे राज्य से आलू मंगाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को आलू के लिए भी सब्सिडी देना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए और कोल्ड स्टोरेज बना के आलू को संरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि लोगों का समस्या भी हल हो। आजकल हमारे देश में एक नया ट्रेंड चला है मिलेट का, जिसको हमारे उड़ीसा में मांडिया बोलते हैं। मिलेट खाने से बहुत सा बीमारी भी ठीक होता है। तो आदिवासी इलाका में खास करके, मैं जिस इलाके से आता हूं, नवरंगपुर जिला है मेरा, आदिवासी इलाका है, वहां पर मिलेट का पैदावार ज्यादा होता है, मांडिया का पैदावार ज्यादा होता है। तो सरकार तो फिक्स कर दिए हैं, वही हाल है कि मांडिया का रेट पर क्विंटल 4800 कुछ रखा गया है, लेकिन ठीक वक्त में सरकार उसको
नहीं खरीदने की वजह से, मंडी नहीं लगने की वजह से किसान बहुत मुश्किल में पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप निर्देश दें, जल्द से जल्द इसको हल किया जाए। इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। श्रीमती सुलता देव। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू सो मच चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से ये अगस्त हाउस का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसके चलते बहुत सारी बच्चे, सीनियर सिटीजन और हम आम नागरिक का ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा फेफड़ों की बीमारी जैसे आजमा और ऐसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखा जाए तो ये जो एयर पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खासकर दिल्ली में, एनसीआर दिल्ली में ये पूरा खतरनाक जोन में आ चुका है, क्योंकि हमको मालूम है अगर 50 तक रहता है तो वो सेफ है, 50 से 100 तक भी सही है, मगर ये 400 पार है। ये जो 400 पार का नारा था ना, ये अब सफल हो गया है दिल्ली में, कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन 400 पार हो गया है। ये सबके ये जो है ना, मैं करोड़ों लोग यहाँ इसमें से प्रभावित होते हैं पूरे सारे भारतवर्ष में, और ओडिशा में लाखों लोग इसमें प्रभावित होते हैं। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में जो लंग्स और फेफड़ों जनित का जो डिजीज के मेडिसिन है ना, वो करीबन 14% ज्यादा सेल हो रहा है। क्यों? लोग देखिए इनहेलर से लेके वही सब आजमाटिक जो मेडिसिन है वो ज्यादा ले रहे हैं। आजमाटिक कंडीशन कितना खराब हो रहा है, बच्चों को आजमा हो रहा है। ये स्वच्छ मुक्त और स्वच्छ वायु के लिए ही हो रहा है। हम लोग प्रगति को भी विरोध नहीं करते, डेवलपमेंट जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पेड़ काटना जरूरी नहीं है। उड़ीसा में भी जब मैं बोलूंगी तो छेंडीपदा में 9 करोड़ पेड़ काटे जाने के लिए शुरू हो चुका है। एक जंगल काटे जा रहा है, पहाड़ जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि वहां कोल माइंस है ना, उसको एक्सटेंशन के लिए। अरे आप ना उसमें से देखेंगे कितना झरना जाएगा, कितना बाघ भालू जो टाइगर वगैरह वो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हम लोग डेवलपमेंट क्या इस तरह से चाहते हैं कि पॉइजन घोल के और पेड़ काट के हम लोगों को मरने के लिए छोड़कर डेवलपमेंट का क्या काम है? मैं और एक बात बोलूंगी सर, कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोकने का मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि जो पार्ली है उसको जलाना बंद किया जाए। इंडस्ट्रियल जो ये हो रहा है पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, और स्वच्छ और मुक्त वायु कैसे मिले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आज भी देखिए दिल्ली में हर घर में एयर पोल्यूशन, एयर प्यूरिफायर लगा के लोग रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। ये गंभीर से गंभीर समस्या है। हम ऐसे श्री चंद्रकांत दामोदर खंडोरे। श्री चंद्रकांत दामोदर खंडोरे। माननीय सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में परिवार की आय सीमा जो 2.5 लाख रुपया है उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के संबंध में मेरी बात रखता हूं। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से केंद्रीय सहायता वर्ष 2017-18 से वर्ष 19-20 तक के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी। उसे केंद्र सरकार ने पीएमएसएससी योजना के तहत सन 2021 से लेकर 2026 तक 59,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 60% है और राज्य सरकार का हिस्सा 40% है। लेकिन प्रावधान होने के बावजूद भी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसका मूल कारण यह है कि उनके परिवार की इनकम लिमिट 2.5 लाख रुपए होने की वजह से करोड़ों विद्यार्थी का इस लाभ से वंचित रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट हर वर्ष बढ़ रहा है, फिर भी इस योजना पर
पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एससी परिवार की आय सीमा 2.5 लाख पर अटकी हुई है। इस आय सीमा लिमिट के कारण लाखों योग्य छात्र लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 लाख रुपए की सीमा है। इसके लिए इस आय सीमा को तत्काल 8 लाख रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उपलब्ध बजट का अधिकतम उपयोग हो और एससी छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वित्तीय संसाधनों के बीच इस पुरानी अलोकतांत्रिक आय सीमा को क्यों बरकरार रखा गया है? क्या यह केवल राजनीतिक दिखावा है या अथवा वास्तव में अनुसूचित जाति के उत्थान के प्रति सरकार की उदासीन भावना है? मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति परिवार की 2.5 लाख आय की सीमा तुरंत बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाए, ताकि अनुसूचित जाति के छात्र भी देश के विकास में पूर्ण भागीदारी निभा सके। थैंक यू। श्रीमान अजय मक्कान जी। ये सभापति महोदय, मैं आज सदन का ध्यान एक अत्यंत पीड़ादायक और गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह हमारे ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक भावनाओं पर हुए कुठाराघात से जुड़ा है। यह मामला दिल्ली के झंडेवालान में स्थित ऐतिहासिक बाबा पीरनाथ मंदिर परिसर में डीडीए द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ का है। सभापति महोदय, यह मेरे लोकसभा क्षेत्र पुराने का मामला है। 10 वर्ष मैं इस क्षेत्र का लोकसभा में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। पेशावर के झंडा बाजार में स्थित दरगाह पीर रतननाथ जी आज भी पाकिस्तान में बचे कुचे कुछ गिने चुने हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां शिवरात्रि का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह 1400 साल पुराना मंदिर नाथ संप्रदाय की एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह पीर रतननाथ जी की गद्दी है, जो गुरु गोरखनाथ जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। विभाजन के बाद बाबा मनमोहन दास जी इस पवित्र ज्योत आध्यात्मिक लौ को लेकर दिल्ली आए और झंडेवालान में इस मंदिर की स्थापना करी। यह केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है सभापति महोदय, यह उस नाथ परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में, चाहे वह काबुल में हो, पेशावर में हो, हिंदू धर्म और संस्कृति को जीवित रखा है। इस डेरे के अनुयायी और महंत आज भी सीमा पार उन स्थानों की सेवा करते हैं। सभापति महोदय, 29 नवंबर को जब पूरी दिल्ली में प्रदूषण के कारण ग्रैब के कड़े प्रतिबंध लागू थे और हर तरीके के निर्माण व ध्वस्तीकरण की रोक थी, तब डीडी और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर इस पवित्र स्थल पर बुलडोजर चला दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर की प्राचीन दीवारों और संरचनाओं को गिरा दिया गया। अब वहां स्टील की शटरिंग लगाकर नाकेबंदी कर दी गई। सदन को यह जानना आवश्यक है कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। हर श्रीनाथ संप्रदाय की जड़ें पेशावर और अफगानिस्तान में। विभाजन के बाद बाबा मनमोहन दास जी ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए इसको एक आध्यात्मिक घर के रूप में स्थापित किया था। आज भी पेशावर के झंडा बाजार में इस संप्रदाय का मंदिर खड़ा है और वहां के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जो महंत और अनुयायी आज भी काबुल और पेशावर जैसी विषम परिस्थितियों में हिंदू धर्म की ज्योत जलाए हुए हैं, उनके दिल्ली स्थित मुख्य केंद्र पर इस तरह का हमला शर्मनाक है। यह कार्रवाई न केवल भारत में बल्कि सीमा पार बैठे हमारे हिंदू भाइयों के विश्वास को भी चकनाचूर करती है। सभापति महोदय, जब ये लोग मेरे पास में आए, मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी गई तो उसके अंदर देखा कि केशव डॉक्टर जॉन ब्रिटास यह कार्रवाई की जा रही है। Thank you, sir. Sir, in the name of ease of business, ease of exploitation of workers is unleashed. They want to pay for corporate jungle Raj. In Modi Raj, it would be hire and fire. The labor codes were passed in a hasty manner without proper discussion in the parliament. Even there was stiff opposition from BMS and section of BJP. That's why these codes were kept in freezer for a long time. These labor codes will play havoc on the rights and dignity of the workers.
The threshold for labor law coverage has been raised, excluding a large section of the establishments. 70% of the establishments and 74% of the workers will fall into the vulnerable category. Contract labor will rule the roost. Previously, establishments with 100 or more workers needed government permission for layoff and retrenchment. Now this applies only to units with more than 300 workers, sir. The new codes also provide for 12-hour shift. The hard-fought rights of the workers are being forfeited. Should we forget the historic struggle happened in Chicago in 1886? 8 hours work, 8 hours rest, 8 hours recreation. In all fascist regimes, the first thing they do is to weaken or ban the trade unions. And that is happening in this country also, sir. The new labor codes dilute the fundamental right of workers to strike. Workers must wait for 60 days before striking, plus 14 days cooling off period. One union with 51% membership to be the sole negotiator, sidelining other unions and eliminating representation of diverse groups. The rights that workers have won is not anybody's gift of concession. It is a result of years of struggle, sacrifice, blood and sweat, sir. Now the government looks down at strike and protest as a criminal activity. You have introduced floor wage. You don't even recognize minimum wage. Any government with little empathy should have strived for fair wages, sir. The government, as usual, wants to infringe on the rights of the states. Labour comes under the concurrent list of the Constitution, but you want to make sure that your will prevails everywhere. I demand that labour codes be withdrawn immediately. Otherwise, it would meet the fate of the Farmers' Bill and the recently introduced Sanjar Sati. This is my warning to you. The workers are on the path of agitation and protest. India bloc parties had led a protest in front of the parliament. You should see the writing on the wall, sir. Down with the labour codes, down with corporate jungle raj, down Modi Raj. No, that will not go on record. He is simply provoking. It will not go on record. Only the subject will go on Provoking record. whom, sir? No, Provoking Dr. Fawzia Khan, please. No slogan will go on record. Sir, doctors and healthcare workers are supposed to be saviors of life. People invest extreme faith in them, faith almost next to their faith on God, sir. And yet today these very doctors and healthcare workers are being threatened, assaulted, abused, attacked and, sir, mobbed also. And the scale of this problem is impossible to ignore. According to an Indian Medical Association survey, 75% of doctors have faced violence in life, sir. This problem is not limited to any one state also. It is everywhere, all over the nation. Repeated assaults lead to doctors being unwilling to take up emergency or trauma duties, sir. And obviously, when doctors do not feel safe, patients ultimately pay the price. The government has failed to step in with the urgency this situation demands. So let us look at the root causes. Overcrowded government hospitals already stretched to the limit. Lack of even basic security. No functional CCTV, no panic buttons, no trained security staff, no crowd control systems. Young doctors, especially women, are left completely exposed. This is far, far below global norms under the WHO, ILO guidelines and the Charter of the WHO for health worker safety. So families arrive in emergency rooms, frightened, desperate and overwhelmed. Miscommunication in these moments, sir, can turn dangerous. The truth is that most delays arise from deep structural shortages in our public health system. As existing state laws are fragmented, inconsistent, mostly bailable, sir, and weakly enforced. The current system cannot differentiate between medical complications, adverse outcomes, and criminal negligence. So FIRs are often filed against doctors without expert review.
Police without medical training investigate complex clinical outcomes, sir. Sir, health is a concurrent subject. Empowering the union to legislate uniformly, Parliament has full authority to enact a national bill. What we need is an effective National Doctor and Healthcare Workers Safety and Protection Act. And we need a national state-level health and medical justice tribunals which have medico-legal experts, which have subject experts, physicians, surgeons, forensic experts, sir, public health and ethics experts. But at the end, since the minister is here, I would only like to say, increase the budget of the health department to 5% of the GDP, sir. This is what is the need of the hour. A safe doctor creates a safe patient. A just system creates responsible medicine. Thank you. Sri Vivek K. Danke. Sri Vivek K. Danka. Yes, sir. Thank you, Chairman, sir. I am talking about something which is very topical, the free fall of Indian rupee and the widening economic pain for the ordinary Indian. The rupee has crashed past 90 per US dollar, that is 90.14 to 19.19, the weakest in Indian history. In just 5 years, the rupee has lost 20 to 27% of its value, meaning that the money in people's pocket now buys a quarter less in global terms. The rupee has fallen 5% this year alone, the sharpest plunge since 2022, making it the Asia's worst performing currencies in 2025. India recorded a high trade deficit of over USD 40 billion in a single month, a sign of how deeply imports outweigh exports. Foreign investors have withdrawn over USD 17 billion from Indian market this year, the biggest exit in years, drying up capital. FDI flows are stagnant, external borrowings have slowed, a sign the world is becoming wary of India's external stability. Every time the rupee weakens, imports gets costlier, and Indian imports most of its fuel, cooking gas, electronic machinery and medicines. A 5% fall in the rupee, that is 30 to 35 basic points in inflation, means every household pays more for daily essentials. Fuel prices creep up, auto fares rise, food prices rise, transport costs rise, a chain reaction that hits the poor the hardest. The middle class faces rising prices of smartphones, laptops, medical equipment, school supplies, clothing, and house appliances. Everything becomes costlier because Indian imports components for nearly everything. For the common person, the falling rupee feels like a salary cut without the employer even informing you your money buys less every day. MSME dependent on imports face 20 to 30% higher raw material costs, squeezing margins. Importing machinery becomes more expensive, expansion becomes slow, jobs are at risk. Exporters do not benefit much because many export sectors, textiles, chemicals, engineering goods, mainly rely on imported intermediaries. The rupee fall raises their cost too. Small manufacturers are caught in a double blow, higher cost and weaker demands. Companies with foreign currency loans face 15 to 20% higher repayment costs, hurting balance sheets. A weak rupee discourages overseas investors, creating a vicious cycle. Rupee falls, investors leave, rupee falls further. Sadanand Mahalu Seth Dhanwade. Thank you, Chairman, sir. I wish to bring to the attention of this August House a matter of great concern for the sports community of Goa. Taekwondo has been one of the most promising sports in the states, with our athletes constantly winning medals at every national game since 1994, including in the 2015 Kerala Games and the 37th National Games hosted in Goa in 2023, along with strong participation in various national and international championships. However, the Taekwondo discipline at the Sai Center training in Goa has been discontinued. The discipline was operational at STC Ponda till 2019-20 and was dropped in 2020-21 as a part of the rationalization of disciplines due to the lack of an adequate number of athletes, non-availability of exclusive field of play of Taekwondo,
and the presence of Taekwondo Training Center in the vicinity of STC Ponda run by the Government of Goa. This disconsideration and seriously affected the training prospects of many committed and hardworking athletes for a state that has been shown steady performance and growing interest in this Olympic discipline. This has been a major setback. I strongly appeal that the Sai Training Center for Taekwondo in Goa be reinstated at the earliest so that our athletes can continue their training without further disruption. Sir, I also wish to highlight the growing importance of racket sports in Goa. Games like badminton, table tennis, tennis, squash and pickleball are very popular games, and Goa has produced many capable players in these disciplines. The state already has the necessary infrastructure. Establishing dedicated centers of excellence for these racket sports will help strengthen our medal prospects and proper pathway for young talent. With the upcoming Olympic cycle in mind, it is important that we start preparing our athletes now. Building strong training centers will help India develop a bigger and better pool of sportspersons for future international competitions. Chairman, sir, in the view of the above, I respectfully request the government to kindly reinstate the Taekwondo discipline at the Sai Training Center in Goa and also consider the creating centers of excellence for the major racket sports in the state. Thank you, sir. Sri Subhas Barala ji. सर्वप्रथम आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभापति महोदय। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, वैश्विक मांग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में विस्तार के कारण वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। ये दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद ये तीसरे नंबर पे आता है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा मानी जा सकती है, जिसका मुख्य कारण ई कचरे का सही से निस्तारण ना होना व इसकी अवैध डंपिंग है। घरेलू व औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ई कचरे को निकालकर अवैध रूप से कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे उसमें होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण से खतरनाक रसायनों का रिसाव होता है, जिससे भूमि भी प्रदूषित हो जाती है, वे भूजल भी प्रदूषित होता है। भूमि में पनपने वाले जो मित्र कीट हैं वो भी प्राय इसके कारण से मर जाते हैं। साथ ही ई कचरे में निहित धातु को निकालने के लिए इनको खुले के अंदर जलाया जाता है महोदय, जो कि वायु में अनेक जहरीले कण छोड़ते हैं। ई कचरे से 1000 से अधिक जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे मानवों में कई तरह की घातक बीमारियां हो जाती हैं, जिनका सही समय पर इलाज न होने पर मृत्यु होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 15 लाख व्यक्ति की मृत्यु इस प्रदूषण के कारण से होती है। अन्य आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों का लगभग 80% ई कचरा भारत में आता है, जिसको रिसाइकल करके अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लागत को कम करने के लिए बाल श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जनसंख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है, जिनकी सुरक्षा बहुत गंभीर विषय है। अतः मेरा सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलेक्ट्रिक कचरा प्रबंधन और ई कचरे के विघटन और पुनर्चक्रण को प्रभावी बनाया जाए, जिससे इस प्रदूषण के कारण से होने वाले दुष्प्रभावों को कम। रंजन जी। धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से
जो एक बहुत गंभीर मुद्दा होता चला जा रहा है पॉल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लंबी चर्चा के लिए लिया जाए। 10 साल से दिल्ली करा रही है, 10 साल से यहाँ पर हम जहरीली हवा ले रहे हैं। लगभग 60% जो पूरे देश के जिले हैं अध्यक्ष जी, वो प्रदूषित हवा की चपेट में है। दिवाली के बाद पहले हम लोग को आज से 10 साल पहले सर्दी गुदगुदाती थी, हम कहते थे कि अब हल्की ठंड होगी, सुबह सैर करने जाएंगे। लेकिन अब 10 साल से क्या हो रहा है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिवाली के बाद जैसे ठंड शुरू होती है आप दिल्ली को छोड़ दो। भाई कुछ लोग छोड़ सकते हैं, क्या दिल्ली के 3.25 करोड़ लोग दिल्ली को छोड़ सकते हैं? क्या ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले, नौकरी करने वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, क्या सब लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आप बगल में जाइए, हम दूर नहीं जा सकते अध्यक्ष जी। ये जो सेंट्रल विस्टा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आज का AQI 300 है तो वहां जो मजदूर डस्ट में काम कर रहे हैं वो लगभग 1000 AQI में काम कर रहे हैं। क्या सरकार को उनकी जान की चिंता नहीं है? क्या सरकार को पूरे देश में जो WHO की रिपोर्ट है 2024 में लगभग 17 लाख लोग इस देश में वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग जिले, WHO की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि सर कि पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे हम स्वच्छ हवा को ले रहे हैं। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री की चिंता होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है। मुझे बच्चों की चिंता होती है, वो भी 75+ है। सर माना कि हमारे प्रधानमंत्री के अगल बगल तो एयर प्योरीफायर जो है हजारों लग जाएंगे, लेकिन आम बुजुर्ग का क्या, आम गरीब का क्या, आम मजदूरों का क्या? जो एक 4 लाख 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी है, आज उसको कहा जा रहा है कि सुबह ठंडी हवा मत लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, पार्क में सैर करने नहीं जाओ। सर मुझे गुस्सा है, मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ, मेरा मेन पैशन है कि जॉगिंग करने जाना है। प्लेयर को गुस्सा है, उनको डॉक्टर्स और उनके जो कोचेस है मना कर रहे हैं कि भाई खेलने मत जाओ, जॉगिंग करने मत जाओ, रनिंग करने नहीं जाओ। क्या हम ऐसी राजधानी की कल्पना करके बैठे थे? सर इसका निदान चुनावी मोड से नहीं होगा। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य इस प्रदूषण का दोषी है। मैं नहीं कह रहे कि मैं नहीं दोषी हूं, सिर्फ आप दोषी हैं, हम सब दोषी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें यह प्रतिनिधित्व दिया गया है तो जो प्रकृति हमें देती है, स्वच्छ हवा, पानी, आज वो ही प्रदूषित है। अगर सरकार और हम मिलकर जो मुफ्त में ईश्वर देता है उसको भी प्रदूषित कर चुके हैं, और ये प्रकृति की भूल नहीं है, ये मानव भूल है, और मानव भूल को हम लोग को सुधारना पड़ेगा। सर मैं कहना चाहती हूं कि गंभीरता से ऑनरेबल चेयरमैन सर, thanks for giving opportunity to me to talk on an important subject, tourism. Tourism is an important activity on which some states' economy is dependent, and even some nations' economy is also dependent on tourism. I belong to Chhatrapati Sambhaji Nagar, which is a historical place and declared as a capital of tourism of Maharashtra. The city includes world-famous Ellora and Ajanta caves, Kailas temple at Ellora cave, Grashneshwar temple, Devgiri fort, Aurangabad cave, Bebika Maqbara and Panchakib. These important monuments attract more than lakhs tourism from domestic and international level. It plays a very important role to support local economy. Tourist guides helps to understand history, culture and importance of these monuments. Recently, the one incident happened, it is a very important. Untrained guide has done wrong interpretation of Kailas temple at Chhatrapati Sambhaji Nagar at Ellora caves. It was a purposeful or lack of knowledge. Details I will not go in detail. But Kailas temple was misinterpreted. This news was in social media and print media also. He has given misinformation about the Kailas temple. This clearly shows need for proper, organized and high quality trainings for guides at the tourist places. Considering the tourism potential of the region and the importance of the preserving our heritage, there is a strong need to establish an Indian Institute of Tourism and Travel Management, or at least as a full-fledged campus
or a dedicated tour guides training and skill development centers in Chhatrapati Sambhajinagar and all other tourist places. Such an institution will ensure professionally trained guides which will give knowledge about the culture, ethical responsibility, communication skills, and modern tourist practices. Setting up IITM, it is a campus where it will improve guides training, prevent misinformation, enhance the tourist experience, promote sustainable tourism, and create meaningful employment opportunities to the local youth. Honorable Sir, through you, I request the Government of India and the Honorable Minister who is in our house to start such centers where the tourist places are there, particularly at least in my place and in Maharashtra. This will strengthen the tourist ecosystem, improve visitor satisfaction, and generate significant opportunities of job for the youth of the country. Thank you, sir. Thank you very much. श्रीमान बंसीलाल गुर्जर। धन्यवाद सभापति महोदय। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं किसानों की फसलों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने हेतु सहायता देने की मांग को रख रहा हूं। महोदय, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नीलगाय, जिसको रोजड़े कहते हैं, जंगली सूअरों और अन्य जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों के आसपास जंगली सूअर व अन्य जंगली जानवर जंगलों से निकलकर किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आलू, प्याज, गाजर, मूली जैसी फसलों तक को जमीन से खोदकर सूअर खा जाते हैं और पूरी की पूरी फसलें नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है तथा खेती का लागत खर्च तक नहीं निकल पाता है। महोदय, इसी तरह मैदानी क्षेत्र में नीलगाय व अन्य जंगली जानवरों का भारी नुकसान हो रहा है। नीलगायों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है व इस समय पूरे मैदानी क्षेत्रों में किसानों के खेतों में नीलगायें 50 से 100 के झुंड में एक साथ खेतों में घुसते हैं, वो फसलों को नष्ट कर देते हैं। नीलगाय के व अन्य जंगली जानवरों के इस नुकसान के कारण मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में किसान परेशान हैं। किसान रात रात भर जगकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं व रखवाली करते समय कई बार जंगली जानवरों के हमलों के शिकार भी किसान हो जाते हैं। किसानों की जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नीलगाय, जंगली सूअर व अन्य जंगली जानवरों के नुकसान से किसानों की फसलों को बचाया जाए। इसके लिए किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा के लिए खेतों की चार दीवारी व फेंसिंग में सरकार अनुदान देकर सहयोग करे तथा नीलगाय रोजड़ों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नीलगाय की जन्म दर नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। इसी तरह जंगली सूअरों व अन्य जंगली जानवरों की भी जन्म दरों को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। साथ ही नीलगाय को पकड़वाकर अभ्यारण्यों में छोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की रक्षा के उपाय सरकार की मदद से करें। इसमें मुख्य उपाय खेतों की चार दीवारी और फेंसिंग के लिए किसानों को अनुदान सहायता दी जावे ताकि किसान अपनी फसलों को बचा सके और किसानों को राहत दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कविता पटीदार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके अभिनंदन के साथ एक महत्वपूर्ण विषय इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके देश के युवा और उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है, और शिक्षा अगर सही दिशा में हो तो वो उस देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं कि उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, खासकर जो पीएमश्री स्कूल के माध्यम से युवाओं को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ तो सरकार युवाओं के भविष्य की इतनी चिंता कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि माता पिता के प्रेशर के कारण या उनके सहपाठी के दबाव के कारण जो युवा है वो ऐसे विषय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसमें उनका कोई रुचि नहीं होती।
वो ऐसे विषयों को चुनते हैं जहां पर उनकी रुचि और उनकी क्षमता मेल नहीं खाती। ये माता पिता के सपनों को पूरा करने या अपने सहपाठियों के दबाव के कारण ऐसे बच्चे अधिकतर निर्णय ले लेते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उनको असफलता हाथ लगती है, मानसिक तनाव के वो शिकार हो जाते हैं और कभी कभी तो ये परिणाम होता है कि वो आत्महत्या जैसे दुखद निर्णयों पर भी पहुंच जाते हैं। इसका एक कारण जो देखा देखी प्रतिस्पर्धता तो है ही, साथ ही एक और कारण है अनभिज्ञता। आज इस आधुनिक युग में इतने अनगिनत अवसर है, उसकी अनभिज्ञता के कारण युवा ठीक से ये तय नहीं कर पाते कि उनको किस विषय में आगे अपने जीवन को दिशा देना है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र पूर्वक ये आग्रह करती हूं कि उन्हें अगर शुरुआती दौर पर ही उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपनी जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर पाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारे 10वीं क्लास में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, नवोदय हो, एकलव्य विद्यालय हो, हम 10वीं क्लास में उनको करियर काउंसलिंग की व्यवस्था उनको हम प्रदान करें ताकि वो किस विषय में उनकी रुचि है, किस विषय में उनकी क्षमता है, वो ठीक से भलीभांति सोचकर अपने जीवन को एक दिशा दे सके और देश की प्रगति में सहयोगी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Question number 46, Sri Ramji Lal Suman. सभापति जी,